स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है इट्स इजी। और हम क्लास 10th के लिए अब साइंस पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, है ना। मैंने एक इंट्रो लेक्चर दिया था बेटा आपको जो वाइट बोर्ड पे था। मैंने सोचा उसके बाद कि वाइट बोर्ड पे ना हो करके हम सीधे सीधे एनसीईआरटी पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वाइट बोर्ड पे सारा काम करेंगे, ठीक है। तो आज मैं एनसीईआरटी का लेक्चर लेकर के आ गया हूँ आपके पास, और आपको एनसीईआरटी से ही पहले पढ़ाना बेटर समझता हूँ, इसलिए क्योंकि आपको एनसीईआरटी की समझ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं समझते हैं देन आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपके जो लेक्चर वाइज टॉपिक बनेंगे उनको मैं आपको वाइट बोर्ड पे करा दूँगा। तो सबसे पहले हमने कुछ इंट्रो तो लिया ही था, पता ही था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। आपको पूरा पता है कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे हम फर्दर वो कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस कैसे बनाई जा सकती हैं या केमिकल इक्वेशंस होती क्या हैं, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक। अब ये जो चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर में हमारे पास सबसे पहले हमने बताया था ना कि एक इधर थॉट दिया हुआ है किनारे पे, है ना। ये देखिए, ये जो थॉट है ये थॉट ही इसका सार है। इसका मतलब ये है कि फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज़ नॉट लिटरेचर। यानी कि आपका जो डिक्शनरी है वो लिटरेचर नहीं है, डिक्शनरी को हम कभी साहित्य के का दर्जा नहीं दे सकते हैं, वैसे ही हम फैक्ट्स को साइंस नहीं कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपसे डिस्कस हो चुकी हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका जो है नीचे वो दिया हुआ है, लिंक दी हुई है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे पूरा चैप्टर, ठीक। हमने ये भी करवा दिया था आपको, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स एंड आयरन तवा पैन नेल इज़ एक्सपोज्ड, है ना। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड्स गेट कुक्ड, है ना। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी वी एक्सपायर। ये सब क्या है, ये सब में क्या होता है, प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। यानी कि जो इनिशियल प्रोडक्ट होता है वो इनिशियल नहीं हो जाता, वो फाइनल में चेंज हो जाता है। अगर फाइनल में चेंज हो रहा है बेटा तो क्या हो रहा होगा, वहाँ पे एक चेंज आ रहा होगा। और उस चेंज का कारण क्या होगा बेटा, उस चेंज का कारण ये होगा क्योंकि वहाँ पर केमिकल कंपोजिशन में परिवर्तन आ गया है, ठीक है। तो इनसे हमें क्या पता चलता है कि ये सब केमिकल चेंज हैं। अब केमिकल चेंज का एक और उदाहरण दिया गया था जो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से होता था। अब देखिएगा मैग्नीशियम रिबन को, अब इन्होंने जो एक्टिविटी कराई है, मैं इस एक्टिविटी को जो है आपको समझा देता हूँ फिर से, ठीक। एक्टिविटी हम फिर से कर लेते हैं इसमें, देखिएगा। उन्हें कह रहे हैं दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, यानी कि आप अपने आप नहीं करेंगे, आपको टीचर की असिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट वुड बी बेटर टू इफ़ स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शन, अगर आप अपने गॉगल्स लगा लें तो ज़्यादा सही रहेगा। आई प्रोटेक्शन वियर करना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाली है बहुत ज़्यादा वेगरस होती है और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे स्पार्कलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो है आपको आई प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है ना बेटा। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाई रबिंग इट विद सैंड पेपर। अब सैंड पेपर से हमने क्या किया, रब कर लिया किसको, मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है। और 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ले लिया। अब इसको क्या किया इन्होंने, होल्ड इट विथ पेयर ऑफ टोंग्स, यानी कि टोंग से पकड़ लिया। ये देखिए ये टोंग है, ठीक है, ये हैंड में इन्होंने टोंग लिया हुआ है और टोंग से पकड़ा हुआ है। अब उसके बाद क्या हुआ है, बर्न इट, लिख रहे हैं बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन द वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर। जैसे ही इस पे फिगर में दिखाया गया है, ये देखिए इस फिगर में जैसे दिखाया गया है, ये जो ऐशेज आ रहे हैं यहाँ पे गिर रहे हैं इस किसमें, वॉच ग्लास में, ठीक है, वॉच ग्लास में गिर रहे हैं, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो ऐशेज हैं ये यहाँ पे गिर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही हमें भी करना है। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब आपको यहाँ पे क्या दिखता है, यहाँ पे आप क्या देख पाते हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। आपको ये ज़रूर नज़र आ रहा होगा क्या, कि वहाँ पे डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ कौन जल रहा होता है, कौन जल रहा होता है, मैग्नीशियम जल रहा होता है ना। मैग्नीशियम जल रहा होता है और वो किस में चेंज हो जाता है बेटा, वो वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है, ठीक है। वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है और उसका नाम क्या है, जिस वाइट पाउडर में वो ऐश में चेंज होता है उसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया था, अब हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, एनसीईआरटी को। तो मेरे साथ समझते चलिए, मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इन्होंने दूसरा जो एग्जाम्पल दिया है बेटा, ये कह रहे हैं
टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। आप टेस्ट ट्यूब में क्या करिए, एक लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लीजिए। ठीक, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन आपने ले लिया। अब इसमें क्या कह रहे हैं, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इन दिस। अब यहाँ पे आप पोटेशियम आयोडाइड डाल दीजिए। अब पोटेशियम आयोडाइड आपने डाला, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा बेटा, है ना, कलर चेंज हो जाएगा। जो आपकी एक्टिविटी 1.2 है इसमें कलर चेंज होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। 1.3 है एक्टिविटी, उसमें देखिए, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन द कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। अब आपने जिंक ग्रेन्यूल्स ले लिए। ठीक, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, है ना। अब आप क्या करेंगे, आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, उसी में डालिएगा। ठीक है, और उसके बाद एसिड को हम केयर से हैंडल करते ही करते हैं, तो ये कॉशन दिया हुआ है, यहाँ पे सावधानी आपको बरतनी है इतनी। ठीक है बेटा, ठीक। अब देखिए, डू यू ऑब्जर्व एनी थिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। अब आपको जिंक ग्रेन्यूल्स के अराउंड क्या दिख रहा है, ये आपको पता लगाना है। टच द कोनिकल फ्लास्क ऑन द टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर। आपको वो कोनिकल फ्लास्क कैसा लगा, वो हीटेड हो जाएगा, वो हीट होने लगे वहाँ पे। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही होगी तो। ठीक, अब वहाँ पे टेम्परेचर में भी परिवर्तन आएगा, यानी कि ठीक। और जिंक ग्रेन्यूल्स क्या हो रहे हैं, होते हैं जिंक ग्रेन्यूल से कुछ निकलने लगेगा बबल जैसा। ठीक है, अब देखिएगा, जब यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल से पड़े हुए हैं, आप इस फिगर में देख सकते हैं बेटा, इन लोगों ने जो फिगर, अब यहाँ पे कॉर्क लगा दी है उसमें, जिसमें भी इन्होंने लिया है, और ग्लास ट्यूब है, ओके, कोनिकल फ्लास्क है आपका, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है, जिंक ग्रेन्यूल्स। अब यहाँ से क्या होता है, एक गैस निकलती है जिसको हम बोलते हैं H2, यानी हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन हो रही है विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन। ठीक है, फॉर फ्रॉम द एबव 3 activities we can say that any of the following observations helps us to determine whether a chemical reaction has taken place। तो अगर हमें इन सबको देख लें, इन सारी प्रक्रियाओं को देख लें बेटा, तो क्या होता है, हमें क्या पता चल जाता है, हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है। और वो परिवर्तन कैसे आया है, देखिएगा, पहला परिवर्तन जो हो सकता है वो हो सकता है चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ अ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, इन चारों प्रक्रियाओं को हमें याद रखना है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी बेटा, तो उसमें क्या होगा, ये चारों की चारों प्रक्रियाएं होंगी, जिनमें क्या हो सकता है, ये देखिएगा, क्या क्या हो सकता है, ये चारों प्रक्रियाएं हो सकती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, इस और चेंज इन टेम्परेचर। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, घटित हो सकती हैं। अब देखिएगा, ये क्या कह रहे हैं, एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी that there is a large variety of chemical reactions taking place around us। अगर हम बहुत ज़्यादा इधर उधर ऑब्जर्व करें बेटा, अपने चारों तरफ अगर हम देखना चाहें, अपने चारों तरफ अगर देखते हैं हम, तो वहाँ से हमें क्या दिखता है बेटा, वहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जो हमारे चारों ओर हो रही हैं, जो कि घटनाओं में घट रही हैं। ठीक है, मैंने जब आपको अपना ये वाले चैप्टर का ओवरव्यू दिया था ऑन द ब्लैक बोर्ड और ऑन द वाइट बोर्ड, तो आपने क्या उसमें देखा था, उसमें मैंने बताया था कि ढेर सारी रिएक्शंस जो हैं वो आपके अगल बगल घटती रहती हैं। तो उनको आप देख करके ये पता लगा सकते हैं कि इज इट अ केमिकल रिएक्शन और नॉट, है ना। अब हेडिंग है, जो हेडिंग इन्होंने दी है आपके एनसीईआरटी में पहली 1.1, उसका मतलब है, उसमें उन्होंने लिख दिया है केमिकल इक्वेशन क्या है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, तो आइए केमिकल इक्वेशन के बारे में जानते हैं हम लोग। इम्पॉर्टेंट टर्म है, ज़रूरी है आपको जानना, और इसी से हमारी सारी संक्रियाएं होनी शुरू होंगी। तो केमिकल इक्वेशंस के बारे में जानना है, तो आइए चलते हैं आगे हम लोग। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्nt इन ऑक्सीजन, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि एक्टिविटी 1.1 में हम देख रहे थे बेटा, जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, किसमें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द सेंटेंस फ्रॉम अ क्वाइट लॉन्ग। अब देखो, अगर इसको हम डिस्क्राइब करना चाहें बेटा एक सेंटेंस में, अगर हम चाहें कि इसको हम एक सेंटेंस में लिख दें, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा हमारे लिए। यानी कि अगर हर रिएक्शन को हम कैसा करें, हर रिएक्शन को अगर हम ऐसे लिखने लगें कि वो एक सेंटेंस में आए, तो फिर वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और हमें याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है बेटा, इतना तो समझ में आया ना। इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म, अगर हम इसको शॉर्टर फॉर्म में लिख दें यानी कि बहुत छोटे उसमें लिख दें, छोटे फॉर्म में, तो द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज राइट टू इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, वर्ड इक्वेशन में अगर हम लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, वो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। जैसे हम आजकल बहुत शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, शॉर्टकट्स यूज़ करने के तरीके आपको बहुत सारे पता होंगे। आपको स्कूल कैसे बंक मारना है, क्या तरीका अपनाना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, है ना। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो बताई जा सके, है ना। चलो, शॉर्टर तरीके आपको पता हैं, तो शॉर्टर तरीकों के को जानते हुए हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में भी थोड़ा बहुत बात करते हैं। चलो, केमिकल इक्वेशंस क्या है बेटा? केमिकल इक्वेशंस जो हैं वो हैं वर्ड इक्वेशन फॉर द एबव रिएक्शन वुड बी, क्या होगा, कैसे हम इस एबव रिएक्शन को लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि हम नीचे जो रिएक्ट कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। एंड द लास्ट वन फार्मिंग आफ्टर दैट, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट्स, उसके बाद एक एरो आती है जो किधर की फेस करती है, प्रोडक्ट को फेस करती है, और उसके बाद हमें मिल जाता है प्रोडक्ट। अब हमने इसको वर्ड इक्वेशन में लिख दिया बेटा। वर्ड इक्वेशन में लिखने का तरीका ऐसा ही है। ठीक है, वर्ड इक्वेशन में लिख देते हैं हम लोग इसको। ठीक, अब देखिएगा नीचे आते हैं हम लोग इसमें देखिएगा, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन अ रिएक्शन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स, द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट। अब ये कह रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो थे ये तो प्रेजेंट थे भैया, है ना। अब मैग्नीशियम को हमने क्या करा, बर्न किया, किसकी प्रेजेंस में बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब उसको बर्न किया गया, जलाया गया, तो क्या बन गया, वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बन गया बेटा, फॉर्मेशन ऑफ किसकी हो गई, तो फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड की हो गई, है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड अब बन गया बेटा, है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, हमने इसको वर्ड इक्वेशन में लिख दिया। अब इन्होंने आगे कह रहे हैं कि अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। अब ये कह रहे हैं कि उनके बीच में क्या होता है बेटा, एक एरो लगा दी जाती है। ठीक है, सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके बीच में एक एरो लगा दी जाती है, जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनके बीच में, और रिएक्टेंट्स के बाद प्रोडक्ट्स बना देते हैं हम एरो के बाद। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, देखो, द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, उसी की तरफ हम क्या लिख रहे होते हैं, उसी की तरफ लिख रहे होते हैं हम LHS की तरफ आपका जो रिएक्टेंट है। ठीक है, और एरो के राइट हैंड साइड पे यानी कि आपके दाहिनी ओर, दाहिने हाथ की ओर क्या लिखते हैं, द प्रोडक्ट, है ना। और उस रिएक्टेंट्स के बीच में हम क्या लगाते हैं, मान लो दो रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास, तो हम क्या लगाएंगे, एक प्लस साइन लगाएंगे उनके बीच। ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। अगर मान लो रिएक्टेंट्स हमारे पास दो आते हैं, ठीक है, अब ये कह रहे हैं, मान लो हमारे पास ए था प्लस बी था, जो हमने कहा ये रिएक्टेंट है, और बन रहा है प्रोडक्ट में सी प्लस डी। ठीक है, तो हम इधर भी प्लस लगाएंगे, अगर प्रोडक्ट दो बन रहे होंगे तो उधर भी प्लस लगाएंगे। और ये एरो किधर फेस करेगी बेटा, ये फेस करेगी किसकी तरफ, ये फेस करेगी आपके प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, प्रोडक्ट की तरफ फेस कर जाएगी। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे लिखा जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके कौन रहेंगे, आपके जो रिएक्टेंट्स हैं बेटा, वो किधर रहेंगे, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे रहेंगे, यानी कि आपका जिधर बायां हाथ होगा उधर की तरफ आपके रिएक्टेंट्स रहेंगे। एंड द प्रोडक्ट्स विल बी ऑन द राइट हैंड साइड, यानी कि दाएं हाथ की तरफ रहेंगे आपके एरो से, है ना, एरो की तरफ से दाएं हाथ पे रहेंगे। तो ये आपको डायरेक्शन दिखाते हैं कि कैसे डायरेक्शन रहेगी। अब देखो, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, कैसे एक केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है, सबसे बढ़िया टॉपिक है ना, सबसे बढ़िया टॉपिक केमिस्ट्री का। आप केमिकल इक्वेशन को लिखना जान जाएंगे ना, लिखना जान जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपको केमिस्ट्री आसान लगने लगेगी। चलिए आइए चलते हैं इसकी ओर और देखते हैं इसमें इन्होंने क्या समझाया है। चलिए, पहला जो इन्होंने पैरा लिखा है बेटा, उसको ज़रा पढ़ते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है,
इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस? क्या हमारे पास कोई ऐसा भी तरीका है जिससे हम वर्ड इक्वेशन ना लिखें और ज़्यादा अधिक उसको छोटा कर दें, एब्रीविएट कर दें, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में ले आएँ? तो जी हाँ, बिल्कुल वैसा भी तरीका है हमारे पास। केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फॉर्मूली इंस्टीड ऑफ वर्ड्स। यानी कि हाँ, अगर हम केमिकल फार्मूले का प्रयोग कर दें तो हमारे पास क्या होगा बेटा, बहुत अच्छा एक उपाय हो जाएगा और हम उसको और शॉर्टर वे में, यानी कि बहुत बहुत संक्षिप्त में लिख सकेंगे उसको। और उससे क्या होगा बेटा, उससे हमारे लिए बहुत ईजियर हो जाएगा किसी भी इक्वेशन को लिखना, समझना और याद करना। ठीक है, तो हमारे लिए ये जो मेथड है, जो नेक्स्ट मेथड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट विद अ केमिकल रिएक्शन, है ना। जो भी केमिकल इक्वेशन होगी वो क्या करेगी, रिप्रेजेंट क्या करेगी, केमिकल रिएक्शन को। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है बेटा तो केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ ही जाएगी। ठीक है, अब पड़ रही है तो फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूली ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द एबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। अब देखिएगा, यहाँ पर मान लो तुम्हारे पास, तुम्हें याद है कि मैग्नीशियम को Mg बोलते है ना, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या लिखते हैं, MgO लिखते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, आप रिएक्टेंट लिखेंगे पहले। रिएक्टेंट्स कौन कौन से थे हमारे, मैग्नीशियम प्लस O2, और प्रोडक्ट लिखेंगे राइट हैंड साइड पे तो क्या लिखेंगे, MgO। तो क्या हो जाएगा, काउंट द एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। अब हमें जो मेन काम करना है बेटा, हमें देखना है कि मैग्नीशियम इधर कितना है, मैग्नीशियम कितना है इधर, मैग्नीशियम की संख्या कितनी, 1 है। ठीक, O की संख्या कितनी बेटा, 2 है। ठीक, अब इधर ये 2 है और ये Mg कितना है, 1 है। ठीक, और Mg वो बन रहा है। ठीक है बेटा, Mg वो बन रहा है, यानी कि एक ही एक आ रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि इधर हमने कितना लिया, एक का 2 पार्ट लिया, एक का 1 पार्ट लिया, तो हमारे पास यहाँ पे एक ही पार्ट हैं, दोनों के एक एक हैं। तो अब हमारे पास एक पार्ट कौन कम बच रहा है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है बेटा यहाँ पे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये स्केलेटल इक्वेशन है बेटा। स्केलेटल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ये एक ढांचा हमने बनाया कि ये इक्वेशन का ढांचा है, और ये इक्वेशन का जो ढांचा है बेटा उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, Mg + O2 = MgO। अब MgO ही बनेगा क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम MgO ही लिखते हैं। ठीक है, बट अभी हमें हमारा जो पूरा काम है वो पूरा नहीं हुआ है ना। पूरा काम पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करनी पड़ेगी। यानी कि इस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, और मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं एयर में तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। इतना तो हमें याद ही हो गया होगा, सबको याद हो गया ना। याद हो गया तो कमेंट बॉक्स में S लिख के कमेंट करना। ठीक है बेटा, चलो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे करेंगे, है ना। अब हम बैलेंसिंग कैसे करेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन की, तो पहले हम क्या करते हैं, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th। आपने एक लॉ पढ़ा था बेटा कंजर्वेशन ऑफ मास का। मास मतलब द्रव्यमान। ठीक, द्रव्यमान के कंजर्वेशन का क्या रखा था आपने, वो लॉ पढ़ा था, नियम पढ़ा था। अब उसमें क्या होता था, द्रव्यमान संरक्षित रहता था, द्रव्यमान चेंज नहीं होता था, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या होता था बेटा, द्रव्यमान का जो संरक्षण था वो हो रहा होता था। अब उसमें हम आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्या लिख रहे हैं, दैट इज़ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि मास को हम ना बना सकते हैं और ना उसको ख़त्म कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, है ना बेटा। ऐसा होगा ना। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था वो यही कह रहा था ना कि हम ना मास को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इसका मतलब जिधर हम रिएक्टेंट लिख रहे हैं उधर भी मास जो है बराबर रहेगा, और अगर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की तरफ भी मास उतना ही रहेगा जितना हमारे रिएक्टेंट की तरफ है प्रत्येक एटम का। ठीक है,
इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम, यानी कि हमारे पास नंबर इन ऑफ एटम जो रहेंगे किसी भी एलिमेंट, मान लो एक एलिमेंट ये है आपका, ये बना हुआ है, एक एटम ये है, एक एटम ये है। अब इसमें मान लो 4 एटम्स हैं एलिमेंट में, ठीक है, 4 एटम्स हैं। तो ये अगर वही एलिमेंट है, यानी कि अगर मान लो ये Mg ही है, मैग्नीशियम ही है, और इसमें 4 थे, तो इसमें भी 4 ही रहेंगे, यानी कि कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। मास हमेशा किसी भी एलिमेंट का सेम रहेगा, हमेशा परसिस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, और वो कैसा रहेगा, वो बिफोर यानी कि जब रिएक्शन कर रहा है उससे पहले भी, और आफ्टर द रिएक्शन यानी कि रिएक्शन के बाद भी उसकी जो कैपेसिटी रहेगी, उसका जो एटम का कैपेसिटी रहेगी वो सेम रहेगी, यानी कि उसका मास नहीं चेंज होने वाला भाई, है ना। इतना आप जरूर ध्यान रखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है, ठीक है बेटा। अब देखिएगा, हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इन द केमिकल इक्वेशन बैलेंस। अब ये कह रहे हैं कि 1.2 जो इक्वेशन है बेटा, 1.2 इक्वेशन हमारी कहाँ है, पहले हम उसको ढूंढते हैं। ये हमारे पास 1.2 इक्वेशन है, ठीक है। ये देखिएगा, ये MgO वाली, ठीक, ये वाली इक्वेशन कौन सी है, हमारे पास 1.2 है। अब ये पूछ रहे हैं इज़ द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड, क्या वो बैलेंस्ड आपको नज़र आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है ना। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे बेटा, इस प्रक्रिया को समझेंगे कि कैसे हमें उस रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने का क्या तरीका होता है। चलो हम लोग पहले चलते हैं 1.3 की तरफ। तो इसमें क्या ये यूज़ कर रहे हैं, ये जिंक को यूज़ कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ कर रहे हैं, जो हमने एक वो किया था। अब यहाँ पे जिंक सल्फेट बन रहा है बेटा, जिंक सल्फेट बन रहा है, प्लस इन्होंने प्रोडक्ट को कैसे लिख दिया, प्लस करके हाइड्रोजन गैस निकाल दी, ठीक, हाइड्रोजन और जिंक सल्फेट बन रहा है। अब इन्होंने तो वर्ड इक्वेशन लिखा। अब ये वर्ड इक्वेशन लिखने के बाद ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इन्होंने क्या कर दिया, इनको अगर आपको फार्मूला आता है बेटा, तो फार्मूले से आप ऐसे भी रिएक्शन लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं जिंक को Zn, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिख सकते हैं। तो जिंक सल्फेट को क्या लिखेंगे, ZnSO4 लिख देंगे, प्लस हाइड्रोजन निकल रहा है तो हाइड्रोजन के लिए H नहीं लिखते बेटा, H2 लिखते हैं, डाइमर फॉर्म में होता है तो H2 लिख देंगे, ठीक। इतना हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें लिखना है कि दोनों तरफ बराबरी है कि नहीं है, यानी कि प्रोडक्ट की साइड और रिएक्टेंट की साइड जितने भी एलिमेंट हमने लिए हैं सब बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब देखिएगा, इन्होंने एक टेबल बना दी, देखिए बहुत अच्छा तरीका है ये टेबल बनाने वाला। देखिए, लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ साइड ऑफ द एरो। अब देखिएगा, Zn इन्होंने लिया, Zn को हमने एक यूज़ किया था, किधर, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में एक ही है। हाइड्रोजन 2 यूज़ किया था, 2 है। सल्फ़र 1 यूज़ किया था, 1 है। और ऑक्सीजन को 4 यूज़ किया था, 4 हैं। देखिए गिनिए इधर, ऑक्सीजन 4, ये देखिए ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फ़र 1, सल्फ़र 1, Zn 1, Zn 1, यानी कि हमारे पास यहाँ पे तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। एज द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट इज़ द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द एरो, वो इक्वेशन 1.3 इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि 1.3 जो है वो कैसी है बेटा, वो बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब दूसरी इक्वेशन एक हम ले रहे हैं जिसमें देखिएगा Fe ऐड हो रहा है किसके साथ, H2O के साथ, तो ये Fe3O4 बना रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है बेटा, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। यहाँ पे H2 है तो H2 चलो मान लो, चलो यहाँ पे 2 निकल गया, तो ये तो बराबर है, ठीक, 2 है और ये 2 है, और Fe 1 है और यहाँ पे 3 है, ठीक। अब ये 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 में से 2 आयरन कम है और 3 हाइड्रोजन कम है। अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखिएगा। अब हमें पहला स्टेप लिखना है, देखिएगा स्टेप 1 में क्या हो रहा है, टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। अभी आपको बॉक्स के अंदर कुछ चेंज नहीं करना है बेटा, ठीक है। बॉक्स के अंदर आप बॉक्स बना लीजिए, जैसे इन्होंने बना लिया है ये, हम भी एक बॉक्स बनाते हैं। चलिए देखिएगा, ये बॉक्स हमारा हो गया, ये पूरी रिएक्शन को इन्होंने बॉक्स में बना दी, ठीक। अब इस बॉक्स में जब इन्होंने बना दिया तो Fe से रिएक्ट कर रहा है, Fe3O4 बना रहा है और H2 बना रहा है, ठीक है बेटा। अब हमारे पास लिस्ट करना है कि कौन कौन से एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, ठीक। अब देखना है हमें, लिस्ट हमने कर दिया कि चलो इधर इधर इतने इतने एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं,
तो हमने 3 एलिमेंट यूज़ किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बेटा? 3 एलिमेंट्स हैं आपके Fe, हाइड्रोजन एंड आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक यूज़ हो रहा था रिएक्टेंट की तरफ, यहाँ पे 3 बन रहा है, यहाँ पे H2 2 था और ये तो बराबर है, चलो ठीक है, यहाँ से हमारा काम बिल्कुल मुक्त है। लेकिन अभी देखिए O जो है वो 1 है और ये 4 हो रहा है, ठीक। अब स्टेप 3 हमें क्या करना है? इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अब हम हमेशा ऐसा करने स्टार्ट कर दें कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स रखे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट रखे, उसको हम क्या करें, उसको पहले बैलेंस करें, है ना। इट मे बी अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब वो चाहे आपका रिएक्टेंट हो चाहे आपका प्रोडक्ट हो, ठीक है। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ the maximum number of atoms. Using these criteria we select Fe3O4 and the element oxygen in it. अब वहाँ पर भी हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो हम एक चीज़ को ले लेते हैं जिसके पास दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं, जैसे Fe3O4 हो गया, ठीक है। अब ये Fe3O4 जो है बेटा, इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन एटम 4 हैं इसके पास, ऑक्सीजन एटम 4 हैं, तो हम क्या करेंगे, एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। अब हमने ऑक्सीजन एलिमेंट को ले लिया, देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द RHS एंड ओनली 1 इन LHS, यानी कि LHS पे हमारे पास कितने पास है, 1 है, और ऑक्सीजन के जो RHS साइड में है, राइट हैंड साइड में है आपके, वो 4 हैं, ठीक है। तो टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स क्या करना है हमें, इनिशियल में कितना है, 1 इंटू H2O, ठीक है। अब टू बैलेंस 1 इंटू 4 करना पड़ेगा, क्योंकि इधर हमारे पास 4 है प्रोडक्ट में, ठीक है। 1 इंटू 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम 4H2O लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा? 4H2O लिखेंगे तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो, मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एक H2O में एक ऑक्सीजन था, तो हमें 4 ऑक्सीजन के लिए कितने H2O चाहिए होंगे? 4 चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे? वेरी गुड, 4 चाहिए होंगे। तो to equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formulae of the compound or elements involved in the reactants। यानी कि अगर हम इक्वलाइज करें इन चीज़ों को, तो हमें ये रिमेंबर करना पड़ेगा कि हम कोई भी फॉर्मूला अपने आप से नहीं बनाएंगे, ठीक है। और हम जो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं उसको हम अल्टर नहीं करेंगे, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, बस हमें खाली क्या करना है, ऐड करना है कि कितनी क्वांटिटी यूज़ हो रही है, कितने अमाउंट यूज़ हो रहे हैं ना। तो अगर हमने इस बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है तो बॉक्स के बाहर तो कर सकते हैं, तो बॉक्स के बाहर हमारे जो मर्जी हो वो लिखेंगे। तो अगर हमारे पास एक ऑक्सीजन के लिए हमें एक H2O की आवश्यकता थी, तो हम 4 अगर ऑक्सीजन चाहिए होगा तो हमें कितने H2O की आवश्यकता होगी बेटा? 4 की, है ना। अगर हम H2O4 कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम वाटर के फार्मूले को नहीं चेंज कर सकते, है ना बेटा। वाटर का फार्मूला चेंज हो जाएगा, तब चेंज हो जाएगा तो फिर वो हमारे पास जो बचेगा वो वाटर नहीं होगा। इसीलिए हम फार्मूले को बिल्कुल नहीं चेंज करते, फार्मूला एज इट इज़ रहता है, हम उसके आगे 4 लगा देते हैं, तो वो 4 ऑक्सीजन हमें मिल जाते हैं, ठीक। अब देखिएगा स्टेप 4 क्या है बेटा। स्टेप 4, ये चीज़ आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉन बैलेंस्ड। अब आपके पास Fe3 है और इधर अब आपके पास 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए, है ना। अब 4 हाइड्रोजन हो गए, वो 8 हाइड्रोजन हो गए, तो आपको Fe को भी 3 करना है, 3 करना है ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को और ऐड करेंगे। देखिएगा, Fe एंड H एटम्स आर नॉट स्टिल बैलेंस्ड, पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स। अब इनको हम कुछ भी, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन इन द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन यानी कि आधी बैलेंस है, तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन इधर है, 8 हाइड्रोजन इधर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा? इसको 4H2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो 4H2 लिख सकते हैं, दैट इज़ आवर मतलब हमारा रिजल्ट हो गया यही। तो हमें इक्वलाइज करने के लिए क्या करना है, इसको 4H2 कर देना है। अभी भी ये रिएक्शन पूरी की पूरी बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया विद द हेल्प ऑफ 4H2O, है ना। लेकिन अभी हमारे पास क्या हुआ, अभी हमारे पास आयरन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। अब स्टेप 5 में क्या करेंगे, एग्जामिन द एबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस्ड। अब पूरी इक्वेशन को आप देखेंगे एक बार फिर से, है ना, कि सब कुछ बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ।
अभी भी सब कुछ बैलेंस नहीं हुआ है। अब बैलेंस नहीं हुआ है तो हमारे पास बचा क्या है, बचा है आयरन। अब उसमें हमने देखना है कि एटम्स ऑफ आयरन इनिशियल में कितने हैं, 1 है, और लास्ट में प्रोडक्ट में कितना बन जा रहा है बेटा, प्रोडक्ट में 3 आ जा रहा है। तो हमें गुणा किससे करने पड़ेगा, 3 से, यानी कि हमें 3 ऑफ आयरन चाहिए, 3 यूनिट ऑफ आयरन चाहिए। तो हमने 3 लिख दिया है इसके बगल में। तो 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2, यानी कि अब हमारी इक्वेशन फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम दोनों तरफ फिर से काउंट कर लेंगे कि है सही कि नहीं सही है। अब यहाँ पर देखिए 3Fe, Fe3, ठीक है, 4H2 यानी कि 4H2 इधर भी हो गया, यानी 8 हो गए। अब 4O है तो O4 है, ठीक है, यानी कि हमारे पास तीनों के तीनों एलिमेंट क्या होंगे, बैलेंस हो गए। द नंबर्स ऑफ द एटम्स एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। अब क्या हो गया, अब हमारे पास यहाँ पे इक्वलिटी यानी कि समानता फैल गई। अब समानता फैल गई यानी कि ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। इक्वेशन को बैलेंस करने का ये एकमात्र तरीका है, ठीक है। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। अब ये क्या हुआ, ये बैलेंस हो गई। द मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं ताकि हम उसको क्या कर सकें, बहुत सारे ट्रायल्स बनाते हैं और उससे हम क्या करते हैं, यूजिंग अ स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट से उससे हम इसको बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करना बहुत आसान है, बस आपको फार्मूले याद होने चाहिए और फार्मूले में आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड लिखना है H2SO4 ही लिखेंगे। आपको अगर मान लीजिए उधर हाइड्रोजन 8 मिल रहे हैं तो आप H2SO8 नहीं लिखेंगे बेटा, है ना, उसको आप 2H2SO4 करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ों को बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। अब हम सिंबल्स लिखेंगे फिजिकल स्टेट की, ठीक है, ये कंप्लीट करते हैं इधर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, केयरफुल्ली एग्जामिन द एबव बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9। अब हमने क्या किया, बैलेंस इक्वेशन हमने देख ली 1.9 वाली जो है। डज द इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ द ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब हमें फिजिकल स्टेट नहीं पता है कि कौन सॉलिड में प्रयोग हो रहा है, कौन लिक्विड में प्रयोग हो रहा है ना। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। हमारे पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे हमें इक्वेशन में पता लग रहा हो कि वो लिक्विड स्टेट में है, फिजिकल स्टेट उसकी गैसियस है, क्या है ना। टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। अब हमारे पास केमिकल, जैसे आप करते नहीं हैं, आप घर में सजावट करते हैं तो आप पहले पर्दे लगाते हैं, फिर साइड में बेड लगाते हैं, बेड में क्या करते हैं, पिलो लगा देते हैं, और पिलो के फिर के ऊपर फिर पिलो कवर लगाते हैं, ठीक, पिलो कवर लगाते हैं, फिर मेज रखते हैं, मेज के ऊपर मेज पोस्ट भी डालते हैं। आप मेज भी रखेंगे तब भी काम चल जाएगा, बट मेज पोस्ट डालने का जो काम होता है वो मेज की सुंदरता को और बढ़ा देता है। ऐसे ही हमें जब रिएक्शन लिखनी है बेटा, रिएक्शन को बैलेंस्ड करना है सबसे पहले, यानी कि उसको सुंदरता को हमने बढ़ाया, दोगुना किया। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और डाल दें उसमें तो क्या होगा बेटा, उसमें और ज़्यादा डेकोरम आ जाएगा, है ना, एक डेकोरम आ जाएगा। और डेकोरम को पाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम ये दिखा देते हैं, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी कि उसमें सॉलिड लिक्विड गैस क्या चीज़ें, जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बन रहे हैं वो किस फॉर्म में है, किस स्टेट में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन को उठाते हैं, फिर लिखते हैं 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 4H2 था। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो Fe था वो सॉलिड में था, तो हमने क्या किया बेटा, सॉलिड में था तो उसको हमने क्या कर दिया, ये देखिए, ये फिर सॉलिड में था तो सॉलिड को हमने S लिख दिया, ब्रैकेट में आपको खाली नीचे S लिख देना है। जैसे आपने लिखा Fe, है ना, आप ब्रैकेट में लिख देंगे S, ठीक, प्लस क्या हो रहा है आपका 4H2O हो रहा है। H2O किस फॉर्म में है बेटा, H2O लिक्विड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है, तो आपको गैस लिख देना है G, ठीक। और फिर प्रोडक्ट जो बन रहा है आपका वो Fe3O4 बन रहा है। Fe3O4 अवक्षेप के फॉर्म में बनेगा, प्रेसिपिटेट होगा, है ना, ये प्रेसिपिटेशन होगा तो ये कैसा रहेगा, ये भी सॉलिड रहेगा, ठीक। प्लस आपकी गैस कौन सी निकलेगी, 4H2, ठीक, 4H2 निकलेगी, तो ये भी कौन से फॉर्म में रहेगी, गैस फॉर्म में, ठीक। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपको बस ये काम करना है कि इसकी सुंदरता बढ़ानी है, इक्वेशन की सुंदरता बढ़ानी है और इसको इन्फॉर्मेटिव बनाना है। सुंदरता बढ़ाएंगे तो इन्फॉर्मेटिव ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, नोट दैट द सिंबल G इज़ यूज फॉर द H2O टू इंडिकेट दैट इट इज़ इन रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन वाटर इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, यानी कि हम वेपर के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में वाटर को दे रहे हैं इसमें, ठीक है।
यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। वैसे अगर हम डेकोरम ना बढ़ाना चाहें तो हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो कि हमें फिजिकल स्टेट लिखनी ही लिखनी है, तो हम इसके यूज़ को कम कर सकते हैं, ठीक है, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत टाइम पे क्या होता है, बहुत समय पे क्या होता है कि हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड होती है बेटा। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड एबव एंड बिलो द रिएक्शन, बिलो द एरो। अब हमें मान लो कि टेम्परेचर दिखाना है किसी का, कि और प्रेशर दिखाना है कि कितना प्रेशर यूज़ हो रहा है किसी भी रिएक्शन में, तो ये आपकी रिएक्शन है बेटा, जिसके थ्रू क्या होता है, पौधे अपने भोजन बनाते हैं, ठीक है। ये पूरी रिएक्शन है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के फॉर्म में किससे रिएक्ट कर रही है, हाइड्रोजन से, और 340 एटीएम का प्रेशर मिल रहा है, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, CH3OH, इसको मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। ऐसे ही ये जो रिएक्शन है आपकी प्रकाश संश्लेषण वाली नीचे, इसमें क्या हो रहा है, 6CO2 है, ठीक है, 6CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड आपने क्या किया, छोड़ा, उसको यूज़ करते हैं पौधे, और वाटर के साथ मिल करके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ये सनलाइट और क्लोरोफिल हमने कहाँ दिखा दिया बेटा, एरो में दिखा दिया ना। अब एरो में हमने दिखाया, इसका मतलब क्या हुआ, हम एरो में दिखाने का मतलब यही है कि हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है कहाँ पे शेयर कर रहे हैं, आपके एरो पे, है ना। ये पार्ट देखिएगा, एरो पे हम वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही इसने बना लिया ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाया, ऑक्सीजन को हमने किस में यूज़ किया बेटा, ऑक्सीजन को हमने सांस लेने के लिए यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अब यूजिंग दिस स्टेप कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2। अब 1.2 जो इक्वेशन थी आपकी, उसको आप बैलेंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 1.2 वाली इक्वेशन क्या थी, चलो मैं बड़ा बना लेता हूँ इसको थोड़ा सा, चलो ये अब मेरे पास वाइट बोर्ड हो गया, ठीक। देखिएगा इक्वेशन 1.2 क्या थी बेटा, देखो 1.2 जो इक्वेशन थी आपकी थी, वो थी mg प्लस O2, ठीक, और क्या हो रहा था, mg वो बन रहा था, ठीक। अब हमारे पास इधर 2 है, ठीक, ऑक्सीजन 2 है, और इधर O है, तो हम क्या करेंगे, इधर 2 से गुणा कर देंगे, ठीक, और इधर हम क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे, तो 2mg प्लस O2 इक्वल टू 2mgO बन जाएगा, और रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं करना आपको, और आप इसकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा, तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को, और एक बार आप इसको करके देखिएगा। वाई शुड मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा के दूंगा, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन ये एनसीईआरटी पहले हमें ख़त्म करनी है, पहले हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी को ख़त्म करेंगे, दैट इज़ अवर मेन थिंग, है ना। उसको हम कन्वर्ट करेंगे, उसको हम पहले कवर कर लेंगे, उसके बाद ही आपसे बाकी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ठीक, और देखते रहिए हमारा चैनल जिसका नाम है यस इट्स इजी। और कमेंट ज़रूर करना बॉस, है ना, कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा लग रहा है लेक्चर, ठीक है। अगर ऐसा ही लेक्चर चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करना, तभी मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊँगा।